क्यों सर? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज की तरफ से खालिद अजीज़ और साजिद बंग्याल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से हम मुख्तलिफ हलकों का तज्जिया कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे NA52 गुजर खान की और इसके नीचे आने वाले दो हलके यानी कि सूबाई असम्बली के PP8 और PP9 की। इस हलके की अहमियत सब जानते हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस हलके से अरसा दराज से जीतते आए हैं और अब भी वो उम्मीदवार हैं। इनके अलावा और बहुत से उम्मीदवारान भी इस हलके से मौजूद हैं। इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस हलके की डेमोग्राफी क्या है। साहिद साहब, पहले तो इस हलके का हदूद अरबा बता दीजिए, फिर हम आगे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है जी कि गुजर खान तहसील पिंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील है और आबादी के लिहाज से इसमें 98,000 की कमी होती है जो मौजूदा सेटअप है कौमी असम्बली के हल्के के लिए। 7 लाख कुछ या 6,86,000 उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो गुजर खान वाला जो हल्का है इसका पुराना नंबर जो 58 था 2018 में, तो उस वक्त इसके साथ गुजर खान तहसील प्लस चुआ खालसा कनगोई इसके साथ थी। कल तहसील की चुआ कनगोई थी। जबकि मौजूदा जो हल्काबंदियाँ हुई हैं उसमें चुआ खालसा कनगोई को NA51 के साथ वो लगा दिया गया है और इसमें शामिल की गई है रावलपिंडी तहसील की थाना रवात की कनगोई सागरी। ठीक है। सागरी कनगोई प्लस मुगल कनगोई, इसमें 4 यूसीज हैं। यूनियन कौंसल मुगल है, यूनियन कौंसल सागरी है, यूनियन कौंसल लोधरा है और यूनियन कौंसल बग्गा शेख है। ये NA52 और PP9 सूबाई असम्बली का हिस्सा है। जहाँ तक बात है मजमूई तौर पर आपके हल्का NA52 की, ये आपने इंट्रो में भी ये बताया है कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब यहाँ से मौजूदा वो स्पीकर कौमी असम्बली भी हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपने जो बात की है कि अरसा दराज से वो जीत रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसको माजी में चला जाता हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे पिंडी डिवीज़न के वाहिद पार्लियामेंटेरियन हैं जो पहली दफ़ा ही बतौर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आए हैं। बाकी हमारे पिंडी डिवीज़न के जितने भी सियासतदान हैं, चौंसार से लेकर शेख रशीद तक और नवाज खोखर मरहूम और चौधरी रियाज, ये जितने भी लोग हैं ये मेंबर ज़िला कौंसल से 79 और 83 वाली जो ज़ियाउल-हक तौर की ये जो खेप आई थी उसमें बतौर मेंबर ज़िला कौंसल आए थे। परवेज़ अशरफ साहब जावेद इखलास के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आए। 3 गालबन इलेक्शन उन्होंने लूज़ किए बतौर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब और तीनों इलेक्शन में उनका मुकाबला राजा जावेद इखलास साहब से हुआ। राजा जावेद इखलास साहब जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं टिकट के हवाले से भी, और उनका थोड़ा सा मैं माजी का तज़किरा कर दूँ तो वो 5 से 6 दफ़ा मेंबर ज़िला सूबाई असम्बली के मेंबर बने हैं। उसके बाद मुशर्रफ दौर में जब ये बल्दियाती सेटअप आया तो उसमें 2001 में वो बतौर नायब नाज़म डिस्ट्रिक्ट राजा तारक कियानी के साथ आए थे और 2005 में वो ज़िला के नाज़म रहे हैं जी। कौमी असम्बली में वो 1 दफ़ा मेंबर बने, राजा परवेज़ अशरफ साहब से वो उन्होंने इंतखाब जीता था। राजा परवेज़ अशरफ साहब 2002 में बतौर MNA पहली दफ़ा आए और 2008 में दोबारा बने जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। और ये लास्ट जो 2018 वाला इलेक्शन था वो पिंडी डिवीज़न में सिर्फ एक सीट थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसमें वो कामयाबी हासिल की थी, वो परवेज़ अशरफ साहब थे। अब उस हल्के में पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे चौधरी अजीम जी। चौधरी अजीम साहब इलेक्शन तो लूज़ कर गए थे। रिसेंटली 9 मई वाले वाक़यात के बाद उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त फ़रद फ़हीम पट्टी साहब उम्मीदवार हैं। जावेद इखलास साहब के दरीना दोस्त भी हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के PP8 से उम्मीदवार हैं शौकत अजीज़ भट्टी जी। शौकत अजीज़ भट्टी के जो दूसरे बेटे हैं
वो हैं राजा भाई जी शौकत अजीज़ भट्टी के जो भाई हैं और अजीज़ भट्टी साहब के जो फर्जंद हैं वो पीटीआई से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। और इनके तीसरे भाई जो फैसल साहब हैं वो पिछले इलेक्शन में आज़ाद हसीयत से इलेक्शन में हिस्सा उन्होंने लिए था, क्योंकि शौकत अजीज़ भट्टी का को डिग्री का इशू बन गया था। तो यहाँ इस वक्त मुस्लिम लीग काफ का तो खैर वजूद नहीं है, तो तहरीक लब्बैक के उन्होंने अभी फाइनल नहीं किया है। इसके आपने जिक्र किया है PP8 और PP9 का। PP8 और PP9 की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले इस हलके में चूँकि एक और बहुत इंटरेस्टिंग उम्मीदवार हैं फ़र्रुख सियाल, तो उनके हवाले से भी कुछ बात हो जाए। फ़र्रुख सियाल पिछली दफ़ा भी उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था और चौधरी अजीम साहब को टिकट दे दिया गया था। ये PTI से उम्मीदवार थे? PTI से ही वो उन्होंने कागजात वगैरह जमा कराए थे, लेकिन उस वक्त उनको टिकट नहीं मिला था। इस वक्त फ़र्रुख सियाल PTI के मेरे ख्याल में मजबूत उम्मीदवार हैं और लोगों का ख्याल है जो कि शायद ये इनको टिकट मिल जाए। और अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ साहब का हम सब जानते हैं अरसा दराज से जीत रहे हैं, और पिछले जैसे आपने जिक्र भी किया कि पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इस पूरे बेल्ट से वाहिद सीट जो जीती थी वो यही और सीट 1,30,000 इन्होंने जी, बहुत बड़ी लीड थी उनकी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया ये पार्टी का वोट है या राजा साहब का अपना वोट है? नहीं, देखें इसमें थोड़ा सा माजी में हमें जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दौर में पिंडी उसका गढ़ रहा है। आप टिकटों की तकसीम के हवाले से देख लें या कोई मुख्तलिफ वजूहत थी जिसकी वजह से प्रॉपर जो जाले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनको पिंडी शहर में और कोटे वाली नशिस्त पे बिलखसूस जो इंसार अली खान वाली नशिस्त पे कुछ टिकटों के इस तरह के गलत फैसले होते रहे कि वहाँ पीपल्स पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती रही है। जबकि गुजर खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। वो शौकत अजीज़ भट्टी का मैंने जिक्र किया था, इनके वालिद साहब राजा अजीज़ भट्टी साहब जो है बाद में बेनज़ीर दौर में वो हाई कोर्ट के जज बने थे। वो भुट्टो दौर से यहाँ से कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतते रहे। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग आए। राजा परवेज़ अशरफ साहब जब इलेक्शन सूबाई असम्बली का लड़ते थे तब भी उस वक्त यहाँ राजा अजीज़ भट्टी साहब रहे हैं और वो अकरम साहब यहाँ पे रहे हैं, बेवल वाली बेल्ट से वो लड़ते थे। तो हर दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हार जीत से कता तल्लक बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजर खान में मजबूत थी, अलबत्ता परवेज़ अशरफ का एक तो अवामी रवैया है जो लोगों को उनकी तरफ वो खींचता है, और दूसरा ये है कि बतौर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने मेरे ख्याल में तरक्याती काम भी बहुत ज़्यादा कराए और लोगों को वो पूरा टाइम भी देते हैं अब भी। और दूसरा उनको ये भी है कि वो चूँकि 3-4 भाई हैं और जावेद अशरफ साहब 5 साल पूरे वो स्टिल रात दिन हल्के में रहते भी हैं, लोगों को कमी शादी में। हमारे पठवार का एक कल्चर ये है कि लोग उस उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं को जो लोगों की खुशी गमी में। तो राजा साहब को ये क्रेडिट हासिल है कि उनके भाई जावेद अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजर खान के सरपरस्त आला भी हैं, वो स्टिल हल्के में रहते हैं। उनके बेटे खुरम परवेज़ अशरफ साहब हैं, वो एक दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं और पिछली दफ़ा वो चंद एक वोटों से आ रहे थे, इन्हीं के साथ थे। और वो चूँकि 3-4 घर के बंदे लगे रहते हैं उसके बरक्स। और दूसरा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम हमारे नाज़रीन ये सुन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का जो अंदर की जंग है ना वो 2002 से अब तक स्टिल कायम है। राजा जावेद इखलास साहब और शौकत भट्टी साहब मुशर्रफ दौर में काफ लीग को प्यारे हो गए थे और काफ लीग के प्लेटफार्म से इन्होंने फिर इलेक्शन भी लड़े, वो ज़िला नायब नाज़म भी बने, डिस्ट्रिक्ट के भी बने। तो ज़हनी तौर पर जो चौधरी रियाज और खुर्शीद जमान लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब जब दोबारा मुस्लिम लीग नून में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी तो वॉलंटियर वो गए थे तो पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो उसमें कामयाब भी हो गए। जब वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए तो तमाम सियासी पार्टियों का एक अमूमन ये असूल होता है कि जो सिटिंग MPA या MNA उसको वो टिकट दिया जाता है। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो अभी भी चौधरी रियाज
और आप देख लें जब मियां नवाज शरीफ के कुछ इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं तो उसमें भी इनकी जो अंदर की जंग थी वो रही है, जिसकी वजह से परवेज अशरफ को ये उसको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो हल्का है इसकी तकसीम बड़ी दिलचस्प है। यानी कि एक वो हिस्सा है इस हल्के का जो कि कलर सईदा की तरफ आके लगता है, जो बेवल और वो, यानी अगर हमारा नाज़रीन अगर हम रावलपिंडी या इस्लामाबाद से अगर लाहौर की तरफ जाएं तो ये हल्का जीटी रोड इसको तकसीम करती है। एक उसकी लेफ़्ट साइड है जो कलर सईदा की तरफ चली जाती है, और जो हल्के की राइट साइड है वो चकवाल के साथ जा लगती है। अब सवाल ये है कि यहाँ हम जानते हैं कि कल्चर का फ़र्क है, एक पोठवार का कल्चर है और एक धनी कल्चर है जो चकवाल है। तो राजा साहब का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो शायद लेफ्ट साइड ऑफ जाते हुए राइट साइड ऑफ जीटी रोड है। इस एरिया से वो ज़्यादा वोट हमेशा लेते रहे। इसका एक तो शायद वजह ये है कि उनका आबाई जो घर है वो इस साइड पे है, और आप क्या समझते हैं क्या वजह है? क्योंकि इस एरिया में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। राजा साहब का जो आबाई घर है संगर चूँकि इनके वाले साहब के नाम पे है, वो तकरीबन दुलताला के करीब है। हाँ। वो दरमियानी में आता है। लेकिन आपकी बात से मैं वो एग्री करूँगा कि ये बेल्ट जो है ये चकबली खान रोड के साथ साथ आप ये समझ लें कि धंधा, चूँकि आखिरी तहसील रावलपिंडी का वो यूसी है धंधा चकबली खान के एंड पर वहाँ तक जाती है, उधर चकवाल तक जाती है। एक इनकी ये वजह भी है कि ये चूँकि मैंने बताया कि 3-4 इलेक्शन बतौर मेंबर सूबाई असम्बली इस बेल्ट से वो उन्होंने हिस्सा लिया है। उन लोगों के साथ ज़ाहिर है पिछले 30-35 साल से उनका राब्ता वास्ता भी है। सेकंड ये है कि इनके जो मद्दे मुकाबल जो रियाल रहे हैं, जावेद खरास का भी इनके करीबी गाँव है, बोड़ा नूरी उनका गाँव है उसके साथ। लेकिन चूँकि इनके मद्दे मुकाबल जो इनके मुखालिफ रहे हैं कौमी में, जिस तरह आपने देखा होगा कि चौधरी रियाज साहब के बड़े जो छोटे भाई जो हैं खुर्शीद जमान साहब, वो एक दफ़ा मैंने गलबन 1 या 2 दफ़ा बने, तो वो इस बेल्ट से तलक रखते हैं जहाँ का आपने जिक्र किया, यानी कि बेवल और ये साइड जो जैन मेलू के हिसाब से, तो शायद उनका वो बरादरी और इलाके के हिसाब से। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब्बर और बेवल वाली जो बेल्ट है इधर शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत रही है। पहले 3-4 इनके जो अकरम साहब और एक और उनके भट्ट साहब होते थे वो भी इसी साइड से थे। तो आप ये समझ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि यहाँ पे शुरू से अगर कोई दूसरी पार्टी इलेक्शन में फतेहयाब होती भी रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से मकबूल वोट लेती रही है। तो मैंने पहले जिक्र किया कि वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने बहुत लोगों से वो किया है। नाज़रीन, हमने एक इजमाली जायज़ा लिया इस हल्के का, यानी कि NA 52 का। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं मुख्तसरन दीगर उम्मीदवारान की भी। साहिब साहब, फ़रत फ़हीम भट्टी आपके ख़्याल में PTI का एक पुराना नाम है इस हल्के से, उनके बारे में आप क्या समझते हैं? उनके हल्के के अंदर उनकी क्या, अगर टिकट मिलता है तो हल्के के अंदर उनकी क्या सूरत हाल है? देखें, अब हमारे नाज़रीन जानते हैं कि गुजर खान में जब ये 2013 के इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो गुजर खान में वो जलसा का जो इंतज़ाम किया था उसके जो मेज़बान थे फ़रत फ़हीम भट्टी साहब थे। सुना यह जाता है कि वो इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ठीक है। उनकी यहाँ पे गुजर खान में मेरे ख्याल में बिज़नेस भी उनका UK में, और वो बाहरी सारी ज़िंदगी रहे। तो उस इलेक्शन से भी चंद दिन पहले वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और वो 2013 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा ज़रूर था लेकिन वो खातिर खा वो वोट नहीं कर सके थे। उसके बाद चूँकि 2018 में चौधरी अजीम साहब को टिकट दे दिया गया था, फिर वो मंदिर से गायब हो गए थे चूँकि वो बाहर बैरून मुल्क ही उनका वो रोज़गार का या बिज़नेस का सिस्टम है। तो अब दोबारा वो जो किसी उन पे कोई अब ये कह लें सियासी तौर पर या कोई कानूनी तौर पर उनके कोई ऐसा कोई FIR वगैरह नहीं थी, तो शायद इसलिए। और दूसरा हमारा ये तसर है, और हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जो मौजूदा दौर है उसमें इलेक्शन में असल में तो जो नताइज होंगे वो तो 8 फरवरी को सामने आएंगे, लेकिन PTI का एक बयानिया है कि जिसको भी इमरान खान वो बल्ले का निशान देंगे और जिसको वो टिकट देंगे वो विन करेगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो शख्सियत पे आप देखें या अगर वो
वाकफियत पे देखें तो मुझे नहीं मालूम कि शायद फ़रत फ़हीम भट्टी साहब को अपने हल्के के पूरे गांव या यूसी का भी उनको सही तरीके से अंदाज़ा हो। उनकी निस्बत चौधरी ज़हीम साहब गो छोड़ गए, लेकिन वो पिछले 10 साल से स्टील पीटीआई के लिए काम भी कर रहे थे, वहाँ में भी इन थे। तो फ़र्क ख्याल साहब जो हैं वो चूँकि हल्के में हैं, इन अब देखने ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट किसको जारी करती है। और हमारे इलाके में आपने देखा ये पटवार का चूँकि इलाका और गुजर खान खासतन वहाँ पे पटवारी कल्चर है, तो वहाँ ज़ात बरादरी कौमियत इलाका इसको बड़ी लोग अहमियत देते हैं। और शायद उस हवाले से, और जैसे पहले आपने जिक्र किया है, यहाँ पे किसी दौर में जमात इस्लामी का बड़ा मजबूत वोट बैंक था। जी हाँ, बल्कि उनके IJI के दौर में जब इनकी सीट एडजस्टमेंट हुई थी मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी की, बिल्कुल उनके आजकल बेटे जवाद साहब वो अंजुमन ताजरा में, तो उनका बड़ा रोल है, लेकिन मैंने अभी कभी उनका वो नहीं सुना। लेकिन जमात इस्लामी का अब वो वहाँ पे वोट बैंक नहीं है। तहरीक लब्बैक खासी जानदार वहाँ पे वोट बैंक है उनका। कौमी का उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है, सूबे पे वो राजा बाबर करामत साहब वो उनके एक्टिव हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके नीचे आने वाले 2 सूबाई हलके। पहले तो PP8 जो हलका है वो उसको थोड़ा सा बताइए, और फिर वहाँ पे इफ्तिखार वारसी जो पहले MPA रहे वो भी रहे, और खुर्रम परवेज़ राजा साहब के जो साहबजादे वो भी लड़ रहे। तो PP8 के बारे में क्या आप? जो पुराना PP8 था वो जैसे आपने पहले उसका वो जिक्र किया है कि बेवल जब्बर से लेके वो मतलब गुज खान शहर और प्लस गुज खान की जो म्यूनसिपल का कमेटी जो है गुजर खान की, वहाँ तक वो PP8 था। और ये जो दूसरी बेल्ट आपने रोड के इस तरफ और बिलखसूस ये जो अपना कनगोई कंगरी लाया दौलताला वगैरह, ये PP9 में था, जो पिछली दफ़ा इनकी बनती था नंबर। इस दफ़ा थोड़ी सी चेंजिंग उसमें ये है कि दौलताला को उन्होंने PP8 के साथ लगाया है, बल्कि ये जो शौकत अजीज भट्टी साहब का जो प्रॉपर गांव है सियारी और इनकी जो कनगोई है कुंगरीला, इसको PP9 से निकाल कर उसमें शामिल कर दिया गया है PP8 में। तो थोड़ा सा इसमें वो उन्होंने तब्दीली की है। बहरहाल मजमूई तौर पर वो गुजर खान प्रॉपर शहर और जो जब्बर बेवर और ये काजियों वाली बेल्ट है ये PP8 है। जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, इसमें आपको याद होगा, हम अपने नाज़रीन को भी बताते चलें कि इसमें खुर्रम परवेज़ राजा थे, परवेज़ अशरफ साहब के फर्जंद थे। PP8 से पीपल्स पार्टी के निशान पे इलेक्शन लड़े थे, और यहाँ से वारसी साहब थे, और यहाँ से इंतखाब जीता था जावेद कोसर साहब ने। जावेद कोसर साहब पहले किसी दौर में काफ के उम्मीदवार थे, 2 इलेक्शन उन्होंने उधर भी लड़े थे, बाद में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। तो पिछला जो इलेक्शन था यहाँ से जो मेंबर को सूबाई असम्बली बने थे वो जावेद कोसर साहब बने थे, आजकल वो फॉरन में हैं। और इनका तो आप क्या समझते हैं कि ये जो PP8 है इसमें जो असल मुकाबला है वो खुर्रम परवेज़ और नून का भी टिकट का फैसला नहीं हुआ है, जो रियाज साहब के बेटे उनका भी इत्फाक से खुर्रम ही नाम है, ठीक है। और उसके बाद वासी साहब भी हैं। पहले शुनीद ये थी कुछ अर्सा पहले कि वासी साहब से कुछ मामला तय हो चुके हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब के, लेकिन ये कोई इसमें शायद सदाकत भी ना हो। लेकिन यह है कि अगर नून टिकट देती है, मुस्लिम लीग नून अगर वासी साहब को देती है टिकट तब, और अगर वो चौधरी रियाज साहब या उनके बेटे फजल को देती है, तो फिर उस हिसाब से बेहतर तजिया मेरे ख्याल में हम अपने नाज़रीन के लिए कर सकेंगे। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अब इस हल्के के अंदर जो सूबाई असम्बली यानी कौमी असम्बली का NA 52 के नीचे आने वाला PP8 की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं PP9 का। बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है ये, एक तरह से आप समझिए नया हल्का ही कहा जा सकता है इसको। इसमें शौकत अजीज़ भट्टी जैसे पहले जिक्र हुआ, नवीद भट्टी, तारिक भट्टी जो कि शौकत अजीज़ भट्टी साहब के भाई हैं,
और उनके अलावा काजी वकार साहब हैं, राजा हमीद साहब हैं और पीटीआई करामत साहब जी बाबर करामत साहब हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग उम्मीदवार हैं राजा अब्दुल वहीद कासिम जो कि पीटीआई के कैंडिडेट हैं। हम आइए अब इस हल्के पे गुफ्तगू करते हैं। साहिब साहब, ये हल्का बड़ा दिलचस्प हल्का है क्योंकि बहुत यानी सूबाई असम्बली के हवाले से तो काफ़ी बड़े हैवी वेट्स जो हैं वहाँ पे इलेक्शन में कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के टिकट्स का तो फैसला अभी तक नहीं हो सका, लेकिन हम इस हल्के में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर आप समझें कि वहीद कासिम साहब को अगर हम पहले डिस्कस करें, क्योंकि हम ग्राउंड पे देखते हैं तो वहीद साहब का अच्छा खासा फुटप्रिंट है। क्या समझते हैं कि यहाँ पे पीटीआई वहीद कासिम साहब की शक्ल में कुछ अपसेट दे सकती है? देखें, राजा वहीद कासिम साहब जो हैं वो 2002 में पहली दफ़ा उन्होंने बतौर मेंबर सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लिया था और तकरीबन 12,000 उन्होंने उस वक्त वोट ली थी। 2008 में भी वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार के सामने आए थे और उस वक्त कोई 18,000 के लगभग उन्होंने वोट हासिल किए थे। और इत्फाक है कि जब वो 2010 में पीटीआई में शामिल हुए तो उसके बाद 2013 का इलेक्शन गुजरा, 2018 का इलेक्शन गुजरा, इवन ये 2022 वाला जब रिन्यू इलेक्शन है, इन तीनों टन्योर में वहीद कासिम को पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था। अभी जब ये आप ये समझ लें कि इनका जो पुराना हल्का है वो पीपी 10 था और इन्हें अभी जो नया 53 है उसका। अब वहीद कासिम का जो तल्लक है वो यूं कुशल बग्गा शेखन से है, और ये जो कनगोई, जैसे मैंने पहले अपने नाज़रीन के लिए बताया कि ये 4 यूसी जो हैं, ये पहले ये मरी के साथ थी कौमी असम्बली में, ये मरी वाले हल्के में थे और सूबाई असम्बली में पीपी 10 में थे, यहाँ से 24 इंसार उस वक्त इंतखाब जीते। अब चूँकि ये यूसी गुजर खान में गए, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि राजा वहीद कासिम चूँकि पटवारी के एक शायर भी हैं और हमारी पीछे जिन्होंने उनसे एक मुलाकात भी हुई थी, जैसे हाँ नाज़रीन ने देखी, वो नाज़रीन ने देखी है कि उनकी 4 बुक्स जो हैं पटवारी की, वो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है पंजाबी का, उसमें बाकायदा कोर्स में शामिल है। तो उनको ये प्लस पॉइंट है कि उनको पटवार, चूँकि गुजर खान पटवार का दिल है तो वहाँ उनको वक्फियत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ तक तल्लक है पीटीआई का, अगर पीटीआई वहीद कासिम को टिकट देती है तो जैसे कि ये मैंने पहले बताया माहौल बना हुआ है कि पीटीआई जिसको भी टिकट देगी तो वहीद कासिम के लिए ये प्लस पॉइंट ये होगा कि उनकी अपना ये वोट बैंक है। फिर हमारे पटवार में एक इलाकाई बड़ा उसमें तसर होता है, चूँकि जिस बेल्ट से ये हिस्सा ले रहे हैं, ये बेल्ट कम अज़ कम वो पार्टी से हट के भी शायद उन लोगों, यानी ये जिस बेल्ट से राय साहब वहीद कासिम साहब हैं, ये तो बिल्कुल आप कह लें इस हल्के का दिल है, बिल्कुल इस रही है। अच्छा, अब यहाँ दो बहुत 1 लाख से बाब यहाँ की आबादी है, अच्छी खासी आबादी। अब यहाँ पे एक बड़े नून लीग के इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं नवीद भट्टी, बड़े अरसे से सियासत में मुतहरिक हैं, पार्टी भी नहीं छोड़ी। 2015 में मुंतखब चेयरमैन यूनियन काउंसिल लोधरा भी मुंतखब हुए थे। ये बड़े पुरुमीद हैं कि ये टिकट इनको मिल जाएगा, तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नवीद भट्टी साहब के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है? देखें, नवीद भट्टी को ये प्लस पॉइंट जाता है कि वो पहले दिन से मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक भी है और किसी दौर में भी वो इससे अलहदा भी नहीं हुए, लेकिन उनके लिए आप ये समझ लें कि बदकिस्मती समझ लें कि जिस हल्के में इतने अरसे से वो काम कर रहे थे, ये जहाँ तक ये अपना पीपी पुराना 10 जो था। और दूसरा बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे साकिब है, अपना साकिब वज़ीर-ए-आज़म है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है हमारे खान अब्बासी साहब जी, उनके साथ इनका बहुत अच्छा तल्लुक था, उनकी वजह से इन्होंने इलाके में फ़ंड वगैरह भी दिए हैं। लेकिन चूँकि इनकी वो ही वही कासिम वाली सूरत हाल है कि इनके साथ भी अपनी जो घर से कहते हैं ना कि घर से कोई बंदा कुछ चीज़, तो घर की उनकी 4 यूनियन कौंसिल जो है वहाँ पे उनका तो माशाल्लाह वो वर्क भी है, और ऑलरेडी हमारा जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि इलाके का तसर भी होता है। और दूसरा ये है कि गुजर खान वाली ये जो PP9 है, इसमें नून का अच्छा खासा वोट है। मतलब है अमूमन आपने देखा होगा कि आप 85 से देख लें, 90 वाली दिहाई से देख लें कि कभी पीपल्स पार्टी जीत जाती है, कभी नून जीतती है, तो इसमें इस तरह सिलसिला चल रहा है। और यहाँ से मैं आप
अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अमीद एडवोकेट साहब हैं, राजा अमीद एडवोकेट साहब, वो 2-3 इलेक्शन लड़े, ठीक है। मेरी इतलात के मुताबिक अमीद एडवोकेट राजा अमीद साहब भी इन केस फारसी हैं कि इनको अगर टिकट मिल जाए तो वो इसमें वो राज़ी हैं। तो देखना नवीद भट्टी साहब के, जी ठीक, मेरी इतलात के मुताबिक, ठीक। चूँकि राजा अमीद एडवोकेट साहब का एक बदकिस्मती आप कह लें, कुछ जब मुस्लिम लीग नून का अरूज का दौर होता है तो टिकट किसी और को मिल जाता है, और जब जवाल को होता है तो उन्हें टिकट। राजा अमीद भट्टी साहब जब इलेक्शन आती रही है नून तो उस वक्त वो थे, जब थोड़ा अरूज का दौर आया तो शौकत भट्टी साहब बीच में आ गए, तो वो पस मंज़र में चले गए। सही। ये नाज़रीन आपने तज़किया सुना, ये और मैं अपने नाज़रीन के लिए एक और भी इसमें इजाफा कर दूँ कि नवीद भट्टी साहब मुस्लिम लीग नून के ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि 2 दफ़ा एमपी रह चुके शौकत भट्टी साहब, तो अमूमन पार्टियों का एक सिलसिला होता है और हमारे जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कोशिश होती है कि जो एक दफ़ा मुंतखब हो चुका है उसका ज़्यादा हक है, तो इनका मेरे ख्याल में जो कंपटीशन होगा वो शौकत भट्टी साहब के और ये भट्टी साहब को, और प्लस पॉइंट दोनों के लिए ये है कि भट्टी बिरादरी जितनी जो है वो इनके साथ रहेगी। और बीच में मैं जिक्र करता चलूँ काजी वकार जी, काजी वकार साहब पिछली दफ़ा भी उम्मीदवार थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था, इस दफ़ा भी उम्मीदवार हैं और पूरी उम्मीद भी है कि शायद उनको टिकट, लेकिन ज़ाहिर है ये तो पार्टियों का अपना फैसला होता है। PP9 में 2 उम्मीदवारान का अगर जिक्र ना किया जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। एक तो तहरीक लब्बैक के हैं और साथ ही पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के कौन से उम्मीदवार इस हल्के से आ रहे हैं और उनका आप कैसे समझते हैं कि उनकी क्या सूरत हाल हो सकती है? चूँकि ये सीट पहले अगर हम इसको तारीखी पस मंज़र में देखें तो पीपल्स पार्टी अच्छा खासा यहाँ से वोट निकालती रही है, और ऊपर चूँकि राजा परवेज़ अशरफ हैं तो PP9 में पीपल्स पार्टी के कौन कैंडिडेट हैं? देखें जी, 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से चौधरी सरफराज साहब यहाँ से उम्मीदवार थे और अच्छा खासा उन्होंने टफ टाइम दिया था चौधरी साजिद को। और मैं चौधरी साजिद साहब का जिक्र करता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में PTI के प्लेटफार्म से चौधरी साजिद जो है वो मुंतखब हुए थे, और चौधरी साजिद साहब की ही फैमिली से, उनकी बरादरी से चौधरी सरफराज साहब हैं, और इसी नज़रिए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको जो है टिकट दिया था कि वो एक दूसरे के वो वोट जो है ना वो तोड़ सके। अच्छा, बाबर करामत साहब का भी जिक्र हो जाए। बाबर साहब तहरीक लब्बैक से उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल। बाबर करामत साहब कदरे उतने शोहरत तो नहीं है, तो उनके मुतालिक क्या आप समझते हैं? बाबर करामत साहब जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे, पिछली दफ़ा वो बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं दिया गया था। फिर कोई 2 साल पहले उनके कोई आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून की जो मकामी क़यादत है उससे कोई इख्तलाफात हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ज्वाइन की। ना सिर्फ ज्वाइन की बल्कि जो अपना उसके साथ रिजवी साहब बाकायदा गुजर खान में वहाँ पर शमूलियती बहुत बड़ा उनका जलसा हुआ था, और वो उनकी चूँकि अच्छी खासी उधर बरादरी भी है और माली तौर पर भी बड़े स्ट्रांग हैं वो। तो खैर जैसे आपने पहले जिक्र किया, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि यहाँ जो असल मुकाबला है वो फ़िलहाल जो बाज़ार नज़र आ रहा है वो दिन ब दिन चूँकि इलेक्शन में सूरत तब्दील होती रहती है, फ़िलहाल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सामने नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि PTI किसको टिकट देती है। तो जैसे पहले जिक्र हुआ है, यहाँ से पिछली दफ़ा चौधरी साजिद साहब उम्मीदवार थे, कोई चंद दिन कबल वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर लिया है। पिंडी प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वो खिताब किया था, जहाँ से उन्होंने अपनी सियासत छोड़ने और PTI से अलहदगी का ऐलान भी किया था। तो अब हमको देखना ये पड़ेगा कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी सरफराज साहब को ही दोबारा टिकट देती है। मेरे ख्याल में उनका फाइनल, बल्कि हमें सुनने में ये भी आया था और हम अपने नाज़रीन को बताना भी जो है ना वो मुनासिब समझते हैं
कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि शायद चौधरी साजिद जो है वो परवेज अशरफ के साथ उनकी कोई खुफिया मीटिंग भी इस्लामाबाद जी ये खबरें थी और कुछ, शायद उनको वो टिकट भी दे दें। जी नाजरीन, आपने PP9, PP8 और NA52 के हवाले से हमारी गुफ्तगू सुनी। ये तज्ज़िया आज 29 दिसंबर 2023 को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमें उम्मीद है आपको हमारा तज्ज़िया मुनासिब लगेगा, पसंद आएगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, इनको शेयर कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम इस काबिल होते हैं कि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर और अच्छे तज्ज़ियात और अच्छी गुफ्तगू आपके साथ शेयर करते रहें। पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज से खालिद अजीज़ और साजिद बंगियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।